सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की जो पुस्तक हमारी क्षितिज है उसका पद्य भाग का तीसरा पाठ जो कवि सेनापति द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम कवि सेनापति के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके जीवन परिचय, साहित्यिक कृतियाँ हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी ज़रूरी है, जिसे मैं थोड़ा तुम्हें विस्तृत रूप में समझा रही हूँ, उसे समझने का प्रयास करें। बाकी अपनी पाठ्य पुस्तिका में से भी परिचय है वो याद कर सकते हैं। कवि सेनापति हैं वो भक्ति काल और रीति काल के संधि युग, अर्थात ना उस समय भक्ति काल था ना ही रीति काल, उसके मध्य संधि युग के कवि हैं वो माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा, भक्ति का भी प्रभाव पड़ता है और जो रीति है उसका भी, अर्थात रीति काल में श्रृंगार रस है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने ऋतु वर्णन है उसका बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है। जैसा कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन का वर्णन किया है वैसा किसी और कवि ने नहीं किया। ये पूरी तरह से इसमें निपुण थे, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य में इनका प्रकृति वर्णन में अद्वितीय स्थान है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जीवन है वह भी संदिग्ध माना जाता है। इनकी जानकारी भी कम है। कवि रत्नाकर के जो छंद हैं उनके आधार पर इतना ही माना जा सकता है कि ये कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था तथा इनके दादाजी अर्थात पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके एक पद गंगा तीरवस्ती अनूप जिन पाई के अनुसार, इन्होंने जो ये पद लिखा है गंगा तीरवस्ती अनूप जिन पाई है कि, इसकी वजह से पता चलता है कि ये बुलंदशहर ज़िले के अनूप शहर के माने जाते हैं। सेनापति मुसलमानी दरबारों में रह चुके थे। इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रचनाकर, इनकी ये दोनों रचनाएं अनोखी मानी जाती हैं। ये राम के विशेष भक्त थे। शिव तथा कृष्ण विषय कविता में भी रुचि थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में रहने वाले होने के बाद भी वृंदावन के क्षेत्र में संन्यास लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। कवि सेनापति ब्रज भाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल। इनका परिचय देने वाला स्रोत केवल उनके द्वारा रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर। इनके आधार पर इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित और बताया जाता है कि गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। ये अनूप सिंह बड़गुजर से संबंध रखते थे। जो अनूप शहर था उसमें रहते थे। बताया जाता है कि जिन्होंने एक चीते को मारकर जहांगीर की रक्षा की थी उससे यह पुरस्कार के भागीदार भी माने गए, इसलिए इन्हें अनूप शहर में बसाया गया। अनूप सिंह की 5 पीढ़ी बाद उनकी संपत्ति उनके वंशजों में बट गई। किन्हीं तारा सिंह को अनूप शहर बंटवाने में मिला। ऐसी दशा में सेनापति के पिता को अनूप शहर नहीं मिल पाया।
अनुपस्थिति पाने का तात्पर्य उस बस्ती के अधिकार से नहीं बल्कि वहाँ की सुंदर भूमि को प्राप्त करने से माना जाता है। काव्य की प्रवृत्तियाँ इनकी वो बहुत ही देखने योग्य है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान इन्हें माना जाता है। इसी आधार पर माना जाता है कि इनका भाषा पर भी बहुत अधिकार था। इनका संबंध किसी संस्कृत ज्ञान संपन्न वंश या परिवार से होना चाहिए था। अभी हाल ही में प्रकाशित कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित ईश्वर विलास और पद्म मुक्तावली नामक ग्रंथों में एक तेलंग ब्राह्मण वंश का परिचय भी मिलता है, जो तेलंगाना प्रदेश से उत्तर की ओर आकर काशी में बसा। काशी से प्रयाग से बांधव देश और वहाँ से अनूपनगर, भरतपुर, बूंदी और जयपुर स्थानों में जा बसा। इस वंश के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण भट्ट देवर्षि ने संस्कृत के अतिरिक्त ब्रज भाषा में भी अलंकार, कलानिधि, श्रृंगार रस माधुरी, विदग्ध रस माधुरी जैसे सुंदर ग्रंथों की रचना की। ऐसी दशा में अनुमान लगाया जाता है कि देवर्षि भट्ट दीक्षितों की अनूप शहर में बसी शाखा में स्वयं सेनापति का या इनकी गुरु का संबंध रहा होगा और उसी आधार पर ही इन्होंने उस शैली में लिखा होगा। सेनापति का काव्य विदग्ध काव्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, परंतु कवित रत्नाकर काव्य है वो अभी काव्य कल्पद्रुम है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो कवित रत्नाकर है उसे ही अधिक प्रमाणिक माना गया है। कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया और यह एक प्रौढ़ काव्य है। कवि का जन्म संवत 1616 में और इसी संबंध में एक पंक्ति कही गई है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जागी, सभी का कवि कान दे सुनत कविताई। यह कवि सेनापति द्वारा रचित है। तो हमने पहले पढ़ा कि उनकी भावना या उनकी भक्ति राम के प्रति थी, तो उन्हें बताया कि सेनापति वही है जिसके ऊपर सीता के पति अर्थात राम का प्रभाव है। तो इन्होंने जो कवित रत्नाकर की रचना की है उसकी 1706 में रचना की हुई मानी जाती है। यह एक प्रौढ़ काव्य माना गया। यह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम जो तरंग है उसमें 97 कविता है, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 जिसमें 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76, पंचम में 88। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद हैं। इसमें अधिकांश लालित्य श्लेष युक्त छंदों का है, परंतु श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम कथा के छंद बहुत ही उपयुक्त है या श्रेष्ठ माने जाते हैं। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथातथ्य और मनोरमपूर्ण कल्पनापूर्ण षट ऋतु का वर्णन किया गया। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता रही है। सबसे प्रधान तत्व है सेनापति की भाषा शैली का है और इसी आधार पर बताया है कि इनकी जो शब्दावली है वो अत्यंत ही संयत, भावोपयुक्त, गति में एवं अर्थगर्भ है। सेनापति की भाषा शैली को देखकर ही उनके छंद बिना उनकी छाप के ही पहचाने जा सकते हैं। सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूटी पड़ती है, अर्थात
उजागर होती। उनकी विलक्षण सूझ छंदों में उक्ति वैचित्र्य का रूप धारण किया। मन और बुद्धि के साथ इन्होंने चमत्कृत किया है। इसीलिए इन्होंने जो लिखा है वो सेनापति की भांति ही इन्हें माना गया है कि जिस प्रकार से एक सेना का स्वामी अपनी सेना को निर्देश देता है, वैसे ही इन्होंने अपनी कविताओं में सेनापति की भूमिका का निर्वाह किया है। कवि सेनापति ने 6 ऋतुओं अर्थात प्रकृति की जो ऋतुएं हैं उन्हें 6 भागों में बांटकर उनका वर्णन किया है। इन्होंने इन्हें अलग अलग नाम दे दिया। शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, इस प्रकार से इन्होंने इनका वर्णन भी किया। साधारण जो शब्द थे वह भी इनके हाथ में आते ही बहुत ही मजबूत बन जाते थे। अर्थात साधारण शब्दों को भी ये मजबूत आधार प्रदान करते थे। फारसी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी भाषा तो ब्रज भाषा थी, लेकिन इन्होंने फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्यों में की प्रमुख विशेषता रही है। इनके जो पद विन्यास हैं बहुत ही ललित हैं। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी किया, अर्थात अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ। श्लेष अलंकार में तो ये पारंगत थे ही, साथ ही इन अलंकारों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अपना जीवन परिचय देते हुए कहा है, दीक्षित परशुराम दादा हैं, विदित नाम, जिन किन्हें यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता अर्थात परशुराम दीक्षित दादाजी हैं और गंगाधर है वो पिता है। गंगाधर के समान जाके गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कांदे सुनत कविताई। देखिए इन्होंने साफ बता दिया है कि परशुराम दीक्षित दादाजी हैं, गंगाधर है वो पिता हैं और पंडित हीरामणि दीक्षित है वो इनके गुरु हैं। इन्होंने मुस्लिम दरबारों में रहते हुए अपनी विरक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है, के तो करो कोई पेई करम लिखोई ताते, दूसरी न हुई उर सोई ठहराइए। आधी ते सरस बीती गई है बरस, अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए। चिंता अनुचित धारो धीरज उचित, सेनापति है सुचित रघुपति गुण गाई। जारी वरदानी तजी पाए, कमलेछन के पाए कमलेछन के काहे को गई। इस प्रकार उन्होंने अपने भाव भी व्यक्त किए। इनके कवित्व में वृंदावन का नाम भी आया है, लेकिन ये सीता के पति राम के नाम का ही स्मरण करते थे। इनका जो काव्य कल्प ध्रुव ग्रंथ है वो प्रसिद्ध जरूर माना जाता है, क्योंकि वो
प्रामाणिक है, कवित्र रत्नाकर प्रामाणिक नहीं है। इन्होंने श्लेषकार का उदाहरण दिया। नाही नाही करे थोरो, मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। जिनके मिलत भली प्राप्ति की घटी होती, सदा सुख जनमन भावे निराधार है। भोगी वे रहत बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जोरे दान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सोम दो किने इकसार है। कवि ने इस पद्यांश में या जो हमारा कविता है, पाठ है, उसमें अपने ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना प्रस्तुत किया। इनमें पूरी निपुणता से, पूरी कुशलता के साथ ऋतुओं के जो प्रमुख भाग हैं उनका वर्णन किया है और साथ ही उनके लक्षण है वह भी उजागर किए। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया। वसंत ऋतु को उन्होंने बहुत ही सुंदर भाव में उजागर किया। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया। वसंत ऋतु को भी बहुत ही बारीकी से मनुष्य के भावों के साथ प्रकट किया। वसंत ऋतु है वो एक राजा के आगमन के समान लग रही है, जिसकी वजह से सब कुछ है वो सुगंधमय हो जाता है। उसमें कोयल है वो एक चारण की भूमिका निभाती है, अर्थात गुणगान करती है, और पूरा समाज है वो शोभायमान लगता है, क्योंकि राजा है वह भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ चारों दल की सेनाएं हैं वो गमन करती है। उसी प्रकार से बसंत ऋतु को भी बताया गया है। आगे ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन किया है, शरद ऋतु का भी वर्णन किया गया है और वर्षा ऋतु का भी। अब हम इन ऋतुओं को बहुत ही सूक्ष्मता से, अर्थात जिस प्रकार कवि ने समझाने का प्रयास किया है उसी आधार पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वसंत ऋतु के बारे में ही समझते हैं। क्या बताया है? बरन बरन तरु फूले उपवन वन। कवि सेनापति ने जो ऋतु वर्णन किया है, कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि वसंत ऋतु है वो सभी ऋतुओं की राजा कहलाती है। और अब इसे उन्होंने किस प्रकार से प्रकट किया? बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बरन बरन का अर्थ है विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के तरु पेड़, फूले फूल, उपवन बगीचे, वन और वन। यहाँ देखिए कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल हैं वो पेड़ों पर, बाग में और वन में तरह तरह के फूल हैं वो खिले हुए हैं, या तरह तरह के फूल है वो नजर आ रहे हैं। वो किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सोई चतुरंग संग दल लहिए तू है। वे ऐसे लगते हैं जैसे राजा अपनी चतुरंग अर्थात 4 अंगों वाली सेना लेकर, संग साथ, दल सेना लहियत है लेकर के चलता है। जो तरह तरह के फूल, पेड़, बगीचा, वन इनमें खिले हुए हैं, उनके संबंध में बताया है कि ऐसे लगता है जैसे राजा अपनी 4 अंगों वाली सेना लेकर चल रहा है, जिनमें कौन कौन सी होती है? पैदल चलने वाली सेना, रथ में चलने वाली सेना, हाथियों पर चलने वाली सेना और घोड़ों पर चलने वाली सेना। तो ये हो गई
4 अंग वाली सेना। जब यह राजा युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाता था तो अपनी 4 अंग वाली सेना अर्थात जो 4 भागों में विभक्त बटी हुई थी वो सेना लेकर आगे बढ़ता था। तो वही सेना है वो बसंत ऋतु को बताया है। बसंत ऋतु राजा है, तरह तरह के फूल है वो सेना। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है। जब वसंत ऋतु में कोयल बोलती है तो उसको बताया है कि ऐसे लगती है जैसे बंदी जन अर्थात चारण भाट राजाओं का गुणगान करते थे, उसी प्रकार से कोयल है वह भी बसंत ऋतु का गुणगान कर रही है। बंदी जिमी बंदी जन की तरह है, बोलत बोल रही है, बीरद वीर कोकिल है, बीरद यश गाथा और कोयल है वो यश गाथा है वो गा रही है। कहने का तात्पर्य है कि वसंत रूपी राजा का यश गान है वो कोयल कर रही है। गूंजत मधुप गान गुन गई तू है। और मधुर ध्वनि में मधुर स्वर में गूंजत गूंज रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं मधुप भौरे गान गुन गई तू है। मधुर ध्वनि में भौरे है वो बसंत ऋतु का गुणगान करते हुए गुंजार कर रहे हैं अर्थात गुंजन कर रहे हैं। कोयल है वो तो प्रशंसा भी गा रही है, लेकिन भौरे हैं उनके बारे में बताया है कि वो वसंत ऋतु का गुणगान करते हुए गुंजन कर रहे हैं। आवे आसपास बहुपन की सुबास सोई। और आसपास फूलों की महक आ रही है, सुबास अच्छी सुगंध, सुनहरी सुगंध है वो आसपास फैली हुई है। सोने के सुगंध मांस ने रही हो तू है। और उस सुनहरी सुगंध से सब कुछ महकता रहता है। सोने के सुगंध उस सुनहरी सुगंध से मांस ने रही तू है। क्या बताया है कि उस सुनहरी सुगंध से सांझ सवेरे सब कुछ महकता रहता है। शोभा को समाज सेनापति सुख साधन। कवि सेनापति कहते हैं कि समाज है वह भी शोभायमान लग रहा है, सुख साज ऐसे लग रहा है जैसे सुखमय सुंदर साज सज्जा से विभूषित हो रहा हो। आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है। आती हुई इस बसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा कहते हैं। कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है कि अब हम संक्षेप में समझते हैं कि वसंत ऋतु आते ही पेड़ वन बगीचे और ये सब तरह तरह के फूलों से महकने लगते हैं और फूल निकले हुए हैं तो ऐसे लगता है जैसे राजा अपनी 4 रंग वाली सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। उस समय एक कोयल है वो उनका यशोगान करते हुए मधुर गायन गाती है। भंवरे हैं वो गुंजन करते हैं और आसपास फूलों की सुनहरी सुगंध फैल जाती है। ऐसे लगता है कि सोन सवेरे सब कुछ महक रहा है। शोभा समाज है वो भी शोभायमान लगता है, सब कुछ सुंदर विभूषित होता है और इसीलिए इस आती हुई वसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु कहते हैं। इसमें हम यदि पद्यांश लिखेंगे तो हमें बताना है कि कवि ने पद्यांश नहीं सॉरी विशेष लिखेंगे तो कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा होगा कवि ने वसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा बताया है। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार का उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमें
इस वसंत ऋतु का वर्णन करना है। आगे के जो कवि सेनापति द्वारा रचित पद हैं उनका हम आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने पहले और दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर हैं वह सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कवि परिचय का भी विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।